हेलो, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स ज्ञान। इजराइल हमास की युद्ध को 2 महीने हो चुके हैं। युद्ध में एक तरफ इजराइल अमेरिका है तो दूसरी तरफ हमास और ईरान है। इस युद्ध को रोकने के लिए कई देशों ने एफर्ट डाले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी हाल ही में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम हुआ है, जिसमें बंधकों की अदला बदली की गई। इस दौरान हमास ने इजराइल के कई बंधकों को छोड़ा, लेकिन सवाल ये आता है कि वो हमास जिसने इजराइल के लोगों को बंधक बनाया था, उसने कैसे आसानी से हम बंधकों को छोड़ दिया। तो जो काम दुनिया के कई बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, मतलब वेस्टर्न पावर और अमेरिका, वो एक छोटे से देश ने यहाँ पर कर दिया है। दरअसल इजराइल के बंधकों को छोड़ने की डील कतर ने करवाई है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब बड़े बड़े देश कुछ नहीं कर पाए इस मामले में, तो एक छोटे से देश कतर ने ये कैसे कर दिया। कतर कैसे इतना पावरफुल बन गया कि वे मीडिएटर का रोल प्ले कर सके, जबकि मिडिल ईस्ट में उससे बड़े बड़े कई देश हैं जो ये करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। दरअसल कतर एक 27 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश है, लेकिन उसके कारनामे काफ़ी बड़े हैं। इसका अंदाज़ा आप 2020 में तालिबान और अमेरिका के बीच हुए समझौते से लगा सकते हैं, जो कतर की राजधानी दोहा में ही हुआ था। अमेरिका और तालिबान अफगानिस्तान में 20 साल से लड़ रहे थे और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था, लेकिन 2020 में कतर की मध्यस्थता के बाद ही दोनों में शांति समझौता हुआ, जिसके तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुला ली। पिछले कुछ सालों में कतर एक स्ट्रॉन्ग मीडिएटर बनकर उभरा है। कतर ने 2008 में यमन की सरकार और हूती रेबल्स के बीच मध्यस्थता कराई थी। 2009 में सूडान और चाड के बीच, 2012 में हमास और फतेह ग्रुप की मध्यस्थता में अहम रोल निभाया था। इसके बाद ही फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में अंतरिम सरकार बन पाई थी। तो कतर यहाँ भले ही छोटा देश है, लेकिन उसने अपनी कैपेबिलिटी को साबित किया है कि वो भी इस रीजन में इम्पोर्टेंट प्लेयर है। लेकिन यहाँ पर कई देश कतर को आतंकी संगठनों को सपोर्ट करने का आरोप लगाते हैं। दरअसल कतर में तालिबान, अलकायदा, हमास, हिजबुल्लाह, आईसिस जैसे कई बड़े आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर हैं। कतर हर आतंकी संगठन के संपर्क में रहता है। इसी वजह से अमेरिका ने कतर से इजराइल के बंधकों को हमास के कब्जे से छुड़ाने की रिक्वेस्ट की थी, जो कतर ने पूरी भी की। तो यहाँ कतर के कई आतंकी संगठनों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं। हमास के नेता भी कतर में ही रहते हैं। तो यहाँ सवाल आता है कि जब दुनिया का हर देश आतंकियों और आतंकी संगठनों से बचता है, तब कतर क्यों उन्हें शरण दिए हुए हैं। इसी वजह से जो अरब देश हैं, उन्होंने कतर पर ब्लॉकेड भी लगा दिया था। जो अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत और इजिप्ट, इन्होंने कतर पर ब्लॉकेड भी लगा दिया था कि आप आतंकी संगठनों को सपोर्ट करना बंद कीजिए और जो अल जजीरा चैनल है उसे भी बंद कीजिए। लेकिन कतर यहाँ पर नहीं माना और इन जो अरब देश हैं, इनको 1-2 साल के बाद झुकना पड़ा और वो ब्लॉकेड को वापस लेना पड़ा। तो यहाँ पर जो अरब देश हैं वे कतर को यहाँ पर नहीं रोक पाए, और वे इसलिए भी नहीं रोक पाए क्योंकि जो कतर है वह दुनिया की 12% ऊर्जा ज़रूरतों का पूरा करता है। तो वो ऊर्जा को बेचता है, एनर्जी को बेचता है, और उसी से उसके पास पैसा आता है। तो पैसा आ रहा है तो कोई उसे क्यों रोक पाएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो इन्होंने अपने जो ब्लॉकेड लगाया था उसको इन्हें हटाना पड़ा कतर पर से। लेकिन यहाँ पर कतर इन संगठनों को, इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता क्यों है। यहाँ पर कतर की अपनी ही स्ट्रेटजी है। दरअसल मिडिल ईस्ट में वर्चस्व की लड़ाई है, और वर्चस्व को कायम करने के लिए मिडिल ईस्ट का हर देश कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन यहाँ पहले से ही 2 बड़े प्लेयर ईरान और सऊदी अरब मौजूद हैं, तो कतर उनका मुकाबला तो कर नहीं सकता। तो इनसे बचने के लिए वे इन ग्रुप्स को हेल्प करके इस रीजन में अनस्टेबिलिटी पैदा करता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितनी उथल पुथल होगी, वहाँ की जो रीजनल पावर है ईरान और सऊदी अरेबिया, ये शांति बनाए रखने के लिए उतने ही ज़्यादा मजबूर होंगे, और वे कतर से फिर पंगा नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। तो इस वजह से कतर इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि जितनी अनस्टेबिलिटी इस रीजन में होगी, कतर उतने ही चाल चल पाएगा। वो जानता है कि वो सऊदी की जो तेल की कैपेबिलिटी है उसका मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही व्यापार के मामले में यूएई के सामना कर सकता है। इसी तरह वो इनोवेशन के मामले में इजराइल का सामना नहीं कर सकता। ऐसे ही इसी तरह वो ईरान की तरह रिस्क नहीं ले सकता। तो वह नपे तुले कदम उठाते हुए इस रीजन में हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, हूती हो गया यमन में, इन ग्रुप्स को सपोर्ट करके इस रीजन को अनस्टेबल करने की कोशिश करता है, ताकि जो बड़े प्लेयर हैं सऊदी अरेबिया और ईरान, ये यहाँ पर स्टेबिलिटी को कायम रख सकें, और इसमें कतर का फ़ायदा है।
लेकिन यहाँ सवाल आता है कि आतंकों को सपोर्ट करने पर कतर से दुनिया का कोई देश कुछ कहता क्यों नहीं है। दरअसल कतर एक बहुत ही स्मार्ट देश है। उसने ये सब करने से पहले अमेरिका से 1992 में एक डिफेंस डील साइन की थी, जिसके तहत अमेरिका कतर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब कतर को जो भी सिक्योरिटी है, जो सेना से, जो आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, वो पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड अमेरिका करेगा। यहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस कतर में ही स्थित है। इसके बदले में अमेरिका को क्या मिलता है? इसके बदले में अमेरिका को कतर का एक्सेस मिलता है। मतलब यहाँ पर वो बेस बनाए हुए हैं, तो यहाँ से वो ईरान पर नज़र रख सकता है और दूसरे जो देश हैं वहाँ पर भी इराक पर नज़र रख सकता है। तो यहाँ से वो चारों तरफ नज़र रख सकता है। तो अमेरिका को ये एक्सेस मिलता है कतर से, तो अमेरिका को मिल रहा है और अमेरिका की तरफ से कतर को सिक्योरिटी मिल रही है। तो कतर बड़े ही स्मार्ट तरीके से अमेरिका के सुरक्षा कवच में रहते हुए इन संगठनों की हेल्प करता है। अमेरिका की वजह से इजराइल तक को कतर से कुछ नहीं कह पाता, दूसरे देशों की तो हैसियत ही नहीं है। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज़ भी कतर से कुछ नहीं कहती, क्योंकि वहाँ भी कतर ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे कतर ने ब्रिटेन में $50 अरब इन्वेस्ट किए हैं। कतर के जो सिटीजन्स हैं उनकी भी काफ़ी प्रॉपर्टी हैं ब्रिटेन में। यहाँ तक कि कतरी जो सिटीजन है ब्रिटेन के 10वें सबसे बड़े ज़मींदार हैं। इसके अलावा कतर ने फ्रांस में 27 तो जर्मनी में $24 अरब इन्वेस्ट किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोप के कई देशों के होटलों में, फुटबॉल क्लबों में कतर ने पैसा लगाया हुआ है, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ कतर से कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि हर देश अपना फ़ायदा देखता है। थोड़ी सी इशू की वजह से कोई अपने इन्वेस्टमेंट को ख़राब नहीं करेगा। और वेस्टर्न कंट्रीज़ का अगर इस रीजन में अनस्टेबिलिटी है, उससे वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा, बल्कि यहाँ पर तो हथियार और बिकेंगे, तो उनको तो इससे फ़ायदा ही है। तो इसलिए भी वहाँ पर हाथ नहीं डालते इस मामले में कतर के। तो कतर ने यहाँ पैसा लगाकर अपनी एक सॉफ्ट इमेज वेस्टर्न कंट्रीज़ की नज़रों में बना ली है। इसके उलट अमेरिका ने बंधकों की रिहाई के लिए कतर को शुक्रिया भी कहा था। तो आप सोच सकते हैं कि कतर में तालिबान के लीडर्स रहते हैं, हमास के लीडर्स रहते हैं, और कतर किसकी सिक्योरिटी में है? अमेरिका की सिक्योरिटी में। और अमेरिका कहता है कि तालिबान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, हमास उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि अमेरिका चाहे तो हमास के लीडरों को यूं ही मार सकता है कतर में, जबकि वो सबसे बड़ा सपोर्टर है इजराइल का, अमेरिका। और लेकिन वो यहाँ पर कतर में कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि कतर के पास एक पावर है, वो है एनर्जी का कि, और दूसरा एक्सेस अमेरिका को मिलता है कि अगर वो कतर में ऐसा कुछ कदम उठाता है तो कतर उससे वो एक्सेस छीन लेगा। ऊपर से एनर्जी का जो मार्केट, उसमें अनस्टेबिलिटी आ सकती है। तो इसी वजह से अमेरिका भी यहाँ पर कुछ नहीं कह पाता। तो यहाँ पर दुनिया कतर से ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती है। इसके अलावा कतर अब जो है वह एक पुल की तरह बन गया है। एक और इंटरनेशनल पावर है, तो दूसरी ओर तालिबान, हमास जैसे ग्रुप्स हैं, और बीच में है कतर। यानी अगर किसी को भी तालिबान या हमास जैसे ग्रुप से बात करनी है तो पहले कतर से बात करनी होगी। कतर के ईरान से भी अच्छे रिलेशंस हैं और अमेरिका से भी अच्छे रिलेशन है। इसके साथ ही वे तालिबान और हमास से भी रिलेशंस मेंटेन किए हुए हैं, जिन्हें अमेरिका पसंद नहीं करता बिल्कुल। उसके बाद भी अमेरिका यहाँ पर कतर से कुछ नहीं कह पाता। तो ये कतर का पावर है इस रीजन में। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।